हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 7 का नाम है सरफरोशी की तमन्ना। तो यह पाठ संस्मरण के रूप में है। लेखक श्री मनमथ नाथ गुप्त ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर अनेक ऐसी योजनाओं में भाग लिया जो ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंकने में सहायक सिद्ध हो रही थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें साथियों सहित पकड़ लिया। उनमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह प्रमुख थे। तो जिस दिन जज का फैसला आना था, सभी ने मिलकर आनुष्ठानिक तरीके से भोजन किया। उसी के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया। तो देश के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया हो। कुछ लोगों को आप जानते होंगे, कुछ को नहीं जानते हो। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे, जो जिनमें से कुछ कुछ हमारी किताबों में भी दिए गए हैं। सारे स्वतंत्रता आंदोलन हमारी किताबों में नहीं दिए गए हैं, लेकिन तुम्हें यह सब बातें जाननी चाहिए। तो वे कौन कौन से गीत हैं जो क्रांतिकारियों के दिलों में जोश और उमंग का संचार करते हैं, याद आ रहा है आपको। 15 अगस्त पे बजाए जाते हैं गाने। और एक इसी पाठ के नाम से भी गाना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो प्रस्तुत पाठ जो है वो स्वतंत्रता सेनानी मनमथ नाथ के संस्मरण पर आधारित है। काकोरी कांड में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए थे। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 की रात को। तो लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर दो जगह हैं। उनके बीच में एक ट्रेन से ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जाया जा रहा था, जिनको इन लोगों ने लूट लिया था, सरकारी खजाने को लूट लिया था। तो उसकी वजह से इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई थी। फांसी की सजा सुनाए जाने वाले दिन स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता को उजागर करता है यह संस्मरण। तो पाठ शुरू करते हैं। यह दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास पर एक विशेष दिन था। तो ये नॉर्मल जैसे और सारे दिन होते हैं वैसे ही दिन लग रहा था, लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में यह एक विशेष दिन की तरह उजागर हुआ था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोइये से विशेष खाना बनाया। जो रसोइया मतलब जो रसोई का काम करता है। तो कैदी रसोइया जो था उससे एक विशेष प्रकार का खाना बनाया गया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा। तो वहां का जो जेलर था अब्दुल, वो सवेरे ही वहां पर आ गया था। तो रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था। शतरंज मतलब चेस। पर आज वह चुप था। तो रोज उसका एक ही रूटीन हुआ करता था, किसी किसी से वो गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, हंसता बोलता खेलता था। तो लेकिन आज के दिन वह बिल्कुल ही चुप था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह नहीं दी। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। तो जो लेखक हैं वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनको लग रहा था कि जो जेलर है उनका चेहरा भी कुछ उदास दिखाई दे रहा था। तो न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। तो उनको पता लग गया था कि सूर्य जो है वो है ब्रिटिश सरकार, तो उसके नीचे हमारा कोई भी स्थान नहीं है यहाँ पर। आज वह जेलर था और हम कैदी। तो आज के दिन वो जेलर था जबकि वह भारतीय ही था और हम लोग कैदी थे। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज आनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। आनुष्ठानिक तरीका मतलब नियम पूर्वक। तो सब लोग खाने के लिए बैठे तो बिस्मिल को याद आया कि आज तो सजा का दिन है। तो सजा के दिन सब कैदी जो है वो आनुष्ठानिक तरीके से भोजन करते हैं, यानी नियम के अनुसार भोजन करते हैं। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। थाल मतलब थाली, प्लेट। सब उसके चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाल से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के आनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा। तो बहुत पुराने जमाने से जब भी कभी किसी को पनिशमेंट मिलती थी, सजा मिलनी होती थी, उसके पहले नियम के अनुसार भोजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है।
हम सब ने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी उसी प्रकार अपनी अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे। तो सब जो कैदी हैं उन्होंने धुले हुए कपड़े पहने, अच्छे से कपड़े पहने। तो उनको याद आया कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें भी जो योद्धा गए थे वो भी बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पोशाकें पहनकर गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा सा इत्र लगाया। तो रोशन सिंह जो थे वो इत्र यानी कि परफ्यूम की जो बोतल थी उससे थोड़ा थोड़ा परफ्यूम सबको लगाया। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई। बेड़ियां मतलब जो हाथ और पैरों में लगाई जाती है। जेलर को हिदायत दी। हिदायत मतलब आदेश या निर्देश। तो जेलर को आदेश दिया गया कि हमारी बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। तो उसमें जो चाबी कील लगती है उसकी अच्छे से जांच कर ली जाए, क्योंकि कई बार होता है कि कैदी भाग जाते हैं। तो मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है, कि वो इतना दुखी क्यों हो रहा है, जो जेलर अब्दुल था। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी की कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही हैं। तो बहुत ही मुश्किल से सबको पता लगा। सबने अब्दुल जेलर ने सबको बताया कि एक बड़े अधिकारी के कहने पर जिन कैदियों को फांसी दी जाने वाली थी उनके लिए 3 कोठरियां यानी छोटे छोटे कमरे साफ किए जा रहे हैं। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। तो मुझे मतलब लेखक को लगा, क्योंकि लेखक भी उनके अंदर शामिल था। तो उनको लगा कि ये गलत अफवाह फैल रही है, क्योंकि जज के फैसले से पहले जेल वालों को खबर थोड़ी पहुंच सकती है। बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे। लॉरी मतलब गाड़ी। हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाना शुरू कर दिया। तो बंदूक और पुलिस के बीच में कैदी जो है वो एक गाड़ी में बैठे। तो बैठने के साथ ही वो क्रांतिकारी गीत गाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। रास्ते में हमने एक गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। तो जब कैदियों को लेकर पुलिस की गाड़ी जा रही थी तो रास्ते में कैदियों ने एक गाड़ी देखी जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। तो होता है ना कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे पास जो भी सूटकेस है, जो भी बैग है, उसके ऊपर हम अपना नाम लिख देते हैं, नाम और एड्रेस, ताकि सामान खोए नहीं। अगर खोता है तो वापस सही सलामत हमारे पास पहुंच जाए। तो उसी प्रकार हर एक सामान के ऊपर एक कागज चिपका हुआ था और कागज के ऊपर उस जज का नाम लिखा हुआ था जो उनको सजा सुनाने वाला। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनाकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जज जो है उनका फैसला सुनाकर भारत के बाहर अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो कैदियों को फांसी की सजा हो रही है और जज जो है वो घूमने जा रहा है। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाना जोश से गा रहे थे। चारों तरफ आवाज गूंज रही थी। तो अदालत के बाहर ही बहुत भयंकर भीड़ थी। लोग देखने आए थे किसको क्या सजा मिल रही है। तो सब लोग जोश के साथ में ये गाना गा रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो चारों तरफ इसी गाने की आवाजें गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जज ने कहा षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। सन्नाटा का अर्थ यहाँ पर लिया गया है चुप्पी, बिल्कुल साइलेंस आ गया। जज जब भी अदालत में आया तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया, शांति छा गई। जज ने कहा षड्यंत्र प्रमाणित हो गया। षड्यंत्र यानी जो साजिश की गई थी, वो जो बुरी चाल की गई थी वो जिस तो प्रमाणित हो गई है, यानी कि उसका सबूत हमें मिल गया है। एक एक कर मुझे भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकुंदी लाल आदि को सजा सुनाई गई। तो ये जो नाम लिए गए हैं इनको सजा सुना दी गई। इनको फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, दूसरी सजा सुनाई गई थी। अंत में सुनाई फांसी की सजा और लास्ट में एक फांसी की सजा सुनाई गई 3 साथियों को। तो 3 साथी कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। उसी वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। बाल सुलभ यानी कि जो बच्चों के मुंह पे मुस्कान होती है ना, बालकों जैसी स्माइल, तो वैसी ही मुस्कान थी राजेंद्र के चेहरे पर।
बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था। अवज्ञा का अर्थ है उपेक्षा यानी अनादर का भाव था बिस्मिल के चेहरे पर। वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था। और रोशन सिंह ने हंसते हुए हम ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। रोशन सिंह जो थे वो हंस रहे थे। उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि हम तो स्वर्ग जा रहे हैं और तुम यहाँ पे ही रह गए हो, यानी कि वो बहुत खुश थे। और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि इन तीनों को फांसी की सजा हो रही थी। तो बाकी जो भी स्वतंत्रता सेनानी बचे थे वो बहुत ही दुखी हो रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। क्योंकि सबको पता था कि इसके बाद में वो दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। यह उनकी अंतिम मुलाकात है। तो इस पाठ के लेखक हैं मनमथ नाथ गुप्त, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की तरफ। तो इस पाठ में श्रुतलेख दिए गए हैं। सरफरोशी, तमन्ना, क्रांतिकारी, आनुष्ठानिक, इत्र, बेड़ियां, हिदायत, सन्नाटा, षड्यंत्र, प्रमाणित और अवज्ञा। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। उस दिन को विशेष क्यों कहा गया है? तो वह दिन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अनोखा था, क्योंकि उस दिन देश को स्वतंत्र कराने के प्रयास में क्रांतिकारियों को न्याय न देकर उन्हें फांसी और काले पानी की सजा दी गई। उससे क्रांतिकारियों के भारत को अन्यायी सरकार से छुटकारा दिलाने के इरादे और भी दृढ़ हो गए। प्रश्न संख्या 2 है, हर रोज अब्दुल का व्यवहार कैसा होता था? तो हर रोज अब्दुल सबसे प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करता था। वह किसी का गाना सुनता था तो किसी के साथ शतरंज खेलता था। ग है, हल्दी घाटी के योद्धा किस तरह की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत अपने विशेष वस्त्र केसरिया बाना पहनकर मृत्यु को गले लगाने जाते थे। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का रंग माना जाता है। घ है, क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह क्रांतिकारियों का गीत था, जिसके द्वारा वे अपने बलिदान की भावनाओं को प्रकट करते थे। इस समय न्यायालय के बाहर खड़ी भीड़ यह गीत गा रही थी कि वे सब उन क्रांतिकारियों के साथ हैं जिनके साथ न्याय के नाम पर अन्याय किया जा रहा है। कोई भी मृत्यु से भयभीत नहीं था। लिखित का पहला प्रश्न है, अदालत जाने से पहले सबने क्या क्या तैयारियां की? तो अदालत जाने से पहले सबने अनुष्ठानिक तरीके से भोजन किया, अच्छे कपड़े पहने। ठाकुर रोशन सिंह ने इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। फ है, सबने एक साथ भोजन क्यों किया? तो सबने एक साथ भोजन किया क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि यह उनका अंतिम भोजन है। ग है, फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ करवाने की घटना से क्या पता चलता है? तो निर्णय वाले दिन फांसी की कोठरियां साफ करवाई गई थी। इस घटना से पता चलता है कि 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाने वाली थी। घ है, फांसी की सजा सुनकर किस की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई? राजेंद्र लाहिड़ी के चेहरे पर हमेशा की तरह बाल सुलभ मुस्कान थी। राम प्रसाद बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था तथा ठाकुर रोशन सिंह के चेहरे पर खुशी और विजय का भाव था। आगे है आशय स्पष्ट कीजिए। रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वो तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। तो इसका आशय है कि ठाकुर रोशन सिंह के मन में यह भाव था कि देश पर बलिदान होकर वे जीत गए और अन्य सभी को प्रतीक्षा करनी है। सोचकर लिखिए का प्रश्न है, अपने स्वाभिमान की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मर्यादित आचरण से ही स्वाभिमान की रक्षा होती है। इसकी रक्षा के लिए हमारे व्यक्तित्व में संतोष, धैर्य, त्याग, वाणी और व्यवहार की मधुरता, संयम, जीवन मूल्यों के पालन की प्रवृत्ति, दूरदर्शिता, नकारात्मक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया न देने का भाव तथा अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता का गुण होना चाहिए। लोभ से आकृष्ट न होने की प्रवृत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है, असंख्य वीरों के प्राणों के मोल पर मिली स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो हमारी स्वतंत्रता बहुत अनमोल है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि इतने संघर्ष और बलिदानों के बल पर मिली स्वतंत्रता का सम्मान करें,
और उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहे, क्योंकि यही राष्ट्र या जाति जीवित रह पाती है जो स्वाधीनता का मूल्य जानती है और विकट स्थितियों में भी नष्ट हुए बिना अचल स्थायी खड़ी रहती है। आगे है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो खाने के समय बिस्मिल ने क्या सोचा? तो इसका उत्तर होगा आज अनानुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। वह है जेलर को बेड़ियां डालने के लिए क्या हिदायत दी थी कि बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। ग है अदालत के बाहर का दृश्य कैसा था? तो बाहर खड़ी भीड़ गाना गा रही थी। अभी हम बढ़ते हैं व्याकरण की जो पाठ के नीचे प्रश्न उत्तर है उनकी तरफ। तो यहाँ पे भाषा से का पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो एक वचन हमें दिए गए हैं चेहरा चेहरे, शीशी शीशियां, कपड़ा कपड़े, बेड़ी बेड़ियां, पोशाक पोशाकें, कोठरी कोठरियां, मुश्किल मुश्किलें, छुट्टी छुट्टियां। दूसरा प्रश्न है नुक्ता, यानी कि अरबी और फारसी के शब्दों में क ख ग ज और फ वर्णों के नीचे लगता है नुक्ता, परंतु मानक हिंदी में केवल ज और फ के नीचे नुक्ता लगाया जाना ही स्वीकृत किया गया है। तो बाकी ध्वनियों का अंतर्भाव हिंदी की ध्वनियों में ही हो गया है। तो पाठ में आए नुक्ता वाले शब्द ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो रोज, साफ, फैसला, कागज, सरफरोशी, तरफ, आवाज और सजा। प्रश्न संख्या 3 है और आगत या ग्रहित स्वर है। हिंदी में अंग्रेजी के कई शब्दों को ग्रहण कर लेने से शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए अ ध्वनि को शामिल किया गया है। जैसे अंग्रेजी के डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, शॉप, बॉल आदि शब्दों में ओ या ए ध्वनि ना तो हिंदी की ओ और औ है न ही आ है। इसका उच्चारण इन सबसे हटकर आ और ओ के बीच अ जैसा है। तो दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण हमें यहाँ पर करना है। चॉकलेट, डॉल्फिन, चॉकलेट, लॉरी, चौक, लॉग। प्रश्न संख्या 4 है नीचे लिखे वाक्य दिए गए हैं। तो मूल क्रिया के साथ जुड़ने वाली क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं और मूल क्रिया के साथ रंजक क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है। तो जैसे चिल्ला उठा, जाने लगा, दौड़ा आया आदि। तो संयुक्त क्रियाओं से हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है चिल्ला उठे। इसका वाक्य है अजनबी को देखते ही बच्चे चिल्ला उठे। उखाड़ डाला, तेज हवा ने पेड़ को जड़ से उखाड़ डाला। निकल जाना, इतना कहकर वह निकल गया। गिर गया, वह अचानक पलंग से गिर गया। बोलने दो, उसे बोलने दो। आगे है प्रश्न संख्या 5। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी मतलब कि जिनसे लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाए और अविकारी जिनमें परिवर्तन न आए। तो नीचे लिखे शब्दों के आगे लिखना है हमें विकारी या अविकारी। ईमानदार विकारी और अविकारी, रोटी विकारी, खा रहा है विकारी तथा अविकारी, गाड़ी विकारी, धीरे धीरे अविकारी, हम विकारी। प्रश्न संख्या 6 है शुद्ध वाक्य, यानी कि हमें अशुद्ध दिए गए हैं उनको शुद्ध करके हमें लिखना है। पहला है मैंने तुमका यह बात कही। मैंने तुमसे यह बात कही। चारों तरफ आवाज गूंज रहा था, चारों तरफ आवाजें गूंज रही थी। जज के आते ही सन्नाटा छा गई, जज के आते ही सन्नाटा छा गया। रास्ते में हम एक गाड़ी देखा, रास्ते में हमने एक गाड़ी देखी। तो यहाँ पे नीचे एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है अंग्रेज सरकार ने क्या पेश किया। तो गद्यांश में दिया गया है कि अंग्रेज सरकार ने दमनकारी बिल केंद्रीय असेंबली में पेश किया। दूसरा प्रश्न है दमनकारी बिल पेश करने का क्या परिणाम निकला। इसका उत्तर है दमनकारी बिल का देश ने एक स्वर में विरोध किया। तीसरा है असेंबली में बम किसने फेंका। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह आदि की गिरफ्तारी के बाद आजाद पर क्या जिम्मेदारी आ गई। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आजाद पर दल के पुनर्गठन और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। अंग्रेज सिपाहियों से घिर जाने पर आजाद ने क्या किया।
तो अंग्रेज सिपाहियों से घिर जाने पर आजाद ने अपने देश के लिए शहीद होना अधिक अच्छा समझा। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।